गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम नेहरू जी द्वारा लिखित पुस्तक का भाग भारत की खोज पढ़ रहे हैं। इसमें हम हमारा पहला पाठ अहमदनगर का किला पढ़ चुके थे और आज हम इसके तलाश पाठ के आगे का भाग पढ़ेंगे। कल हमने तलाश पाठ प्रारंभ कर दिया था और भारत के अतीत की झांकी हमने पढ़ ली थी, जिसमें नेहरू जी ने ये बताया था कि भारत में विदेशी जातियां आती रही है और जाती रही है, लेकिन भारत में ऐसा क्या है जिससे भारतीय संस्कृति अभी बनी हुई है, तो वो है हमारे भारतीय होने की भावना। उसके बाद नेहरू जी ने कहा कि भारत के जिस हिस्से में जाओ वहाँ उसका इतिहास बिखरा पड़ा है, और जब वो फतेहपुर सीकरी जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अकबर वहाँ विभिन्न धर्मों की चर्चा कर रहा है। तो बोध गया में उन्हें लगता है कि अभी भी महात्मा बुद्ध हैं। अशोक का जब स्तंभ देखते हैं तब उन्हें याद आता है कि हाँ, वास्तव में वो राजा होते हुए भी महान सम्राट क्यों था। फिर नेहरू जी ने इस पाठ में हमें बताया कि भारतीय धीरे धीरे पिछड़ते इसलिए गए क्योंकि जो यूरोपीय देश थे बेटा, उन्होंने तकनीकी में अपने आप को मजबूत कर लिया था और तकनीकी रूप से वो आगे बढ़ते जा रहे थे। भारत अब भी अपने परंपरागत तरीकों पर चल रहा था, इसीलिए वह धीरे धीरे यूरोपीय देशों से पिछड़ता गया। आज हम इससे आगे का हमारा भाग पढ़ेंगे। आज हम भारत की शक्ति और सीमा से पढ़ेंगे। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप, जो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसला मंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए केवल अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत ही नहीं बल्कि सारे एशिया की कहानी है। ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद में सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है, जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया। यहाँ तक हम बेटा कल पढ़ चुके थे। आज हम इससे आगे का भाग भारत की तलाश शुरू करते हैं। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ और न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी व दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल गए थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से ही परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया जैसा कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था,
पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उसमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी कि भारत में जब प्राचीन जातियों ने राज्य किया बेटा, तो जो अमीर वर्ग था या मध्य वर्ग था वो सतही तौर पर प्रभावित हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब ग्रामीण लोगों में रोष उत्पन्न होने लगा तो वे इन के खिलाफ खड़े होने लगे। और नेहरू जी ने कहा कि तब हमें समझ में आया कि भारत का ये ग्रामीण वर्ग भी है जो एक अपनी विशिष्ट ताकत रखता है और परिवर्तन की लहर लाने में सक्षम है। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूँकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसीलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी वह उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उसमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया, फिर भी कुछ तो ऐसा बच रहा है जो सार्थक है, और उसके साथ कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है ना। कि कुछ निश्चित समुदायों के लिए नेहरू जी ने सोचा और उन्होंने ये कहा कि मैंने लोगों से जितनी उम्मीद रखी थी उससे कहीं ज़्यादा मैंने उनके बीच में पाया कि भारत के इन ग्रामीण लोगों के मन में अभी भी ऐसा कुछ बचा हुआ है जिसके कारण वो भारत को वापस मजबूती दिलाना चाहते हैं। और जो ये 200 वर्षों ने अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज कर लिया है, तो वे अब इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह से प्रेरित हो गए हैं कि अब ये नहीं चलेगा। भारत माता। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है ना। शकुंतला का पुत्र भरत बेटा, उसके नाम पर भारत का नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा रखते थे। पर सीमित नजरिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। मैंने उतने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा, है ना। कि उन्हें पता था कि जो शहरी वर्ग है वो चीज़ों को जानता है और उन्हें यूँ लगता है कि जो भाषा प्रभावित करे, जो उत्तेजित करे, वही भाषण है जिसमें बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग। तो उन्होंने ग्रामीण जनता में जब ये देखा कि वे ये ताकत रखते हैं सत्ता को उखाड़ फेंकने की, तो उन लोगों की ओर रुख किया और उन्हें भारत के गौरव से परिचित कराया, स्वराज से परिचित कराया। स्वराज मतलब स्वयं का राज्य, स्वतंत्रता से परिचित कराया और कहा कि स्वतंत्रता या स्वराज ऐसा होगा जो भारत में सबके लिए होगा। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या कैप कॉमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझ में किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे सबके ऊपर विदेशी हुकुम ने आरोपित किया था कि पहले भारत का किसान इतना दुखी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों ने आकर या विदेशी जातियों ने आकर इस पर कर लगाने का जो सिस्टम, टैक्स है ना, उससे ये धीरे 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 गरीबी की ओर बढ़ते चले गए और उसी से फिर इनके कर्ज और है ना ब्याज, लगान, ये सारी परंपराएं शुरू हुई। साथ ही यह भी कि राहत भी कि सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे, कि उन्होंने भारत के किसानों को एकजुट करने का प्रयास किया और ये बताया कि मैं जहाँ जाता हूँ, मैं जहाँ किसानों से बात करता हूँ, आप सबकी समस्याएं एक है। अब जब समस्याएं एक है तो हल भी एक होगा
और जब हम सबके लिए हल निकालेंगे तो पूरा भारत इससे हमारा समृद्ध और खुशहाल होगा। साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम हिस्से हैं। यह काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरा गाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्हें भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दें। तब वे एक दूसरे की ओर, फिर मेरी ओर ताकने लगते। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट कहता, जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी है ना। कि लोग भारत माता की जय, जहाँ भी वो जाते किसान लोग नारे देते। तो उन्होंने एक बार पूछा कि कौन है ये भारत माता, तो किसी को नहीं आया कि हम किसकी जय बोलते हैं। तब एक जो जाट जाति का एक किसान था, उसने खड़े होकर बोला कि ये जो ज़मीन है, ये जो मिट्टी है, ये हमारी माँ है, हम इसकी जय बोलते हैं, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की, या हर जिले और हर राज्य के तमाम टुकड़ों की, या पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियाँ, मतलब वो कोशिश करते थे कि जब वो पूछे कौन सी मिट्टी, तो वे वहाँ ना अटक जाए कि हमारे गांव की मिट्टी। वो उनको ये मनवा कर रहते थे कि आपके गांव की मिट्टी ही दूसरे गांव की मिट्टी है, पूरे भारत की मिट्टी है। इसलिए यदि आपके गांव की मिट्टी आपकी भारत माता है, तो पूरे भारत आपकी भारत माता है। भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, सब हमें प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं, और उसकी जय जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे ये विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, जैसे उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। ओके बेटा, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और कोई भी मुश्किल होने पर मुझे पूछना है।